आप देख रहे हैं E29 भारत। मैं हूं आपके साथ संजना। इस वक्त मैं पालिका में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि अगला पीएम कौन होगा और क्यों होगा। सर, आपका नाम? राजपाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता कैराना से। सर, अगला पीएम कौन होगा और क्यों होगा? सोचने की जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी। सर, क्यों? इनके कारनामे, ईमानदारी। सर, ऐसा उन्होंने क्या किया है? ऐसा ये बताइए कि उन्होंने किया क्या नहीं जो उनका नंबर दोबारा ना आए। सर, आप एक बार हमारी ऑडियंस को उनकी उपलब्धियां गिना दीजिए। उपलब्धियां मैं ये गिनाऊं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सन 2014 में ही लोगों को पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर होता क्या है। वरना मेरी राय में तो इससे पहले ऐसे लोग बैठे थे कठपुतली, जो बच्चे भी नहीं जानते कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और क्या कर सकता है। इन्होंने पहली बार ताकत का एहसास कराया कि प्रधानमंत्री के पास होता क्या है। मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर आशा शुक्ला। मैम, मोदी के कार्यकाल में महिला सुरक्षित है या नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है। आप रात को 10 बजे भी यहाँ से चले जाओ, ये आप स्टैंड में खड़े पर हो। इस बात को विपक्ष तो नहीं मान रहा। अरे विपक्ष क्यों नहीं मानेगा? विपक्ष इसलिए नहीं मान रहा कि विपक्ष के कार्यकाल में कोई सुरक्षित था। महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे, तो इसलिए विपक्ष नहीं मानेगा। अगर जो है पुरुष सुरक्षित होते, चाहे महिला एक बार सुरक्षित होती या ना होती, तो विपक्ष कहता हाँ जी हम पूरी तरह से मान रहे हैं कि जो है मोदी के कार्यकाल में महिला सुरक्षित है, हमारे कार्यकाल में तो पुरुष सुरक्षित था। ठीक है जी। तो रक्षा और सुरक्षा, अपनी रक्षा तो हर आदमी करना जानता है, ठीक है, लेकिन दूसरे की सुरक्षा करना आना चाहिए। और जिसको दूसरे की सुरक्षा करना आती है तो वो समझ लीजिए उसकी सुरक्षा खुद की हो गई, और उसकी सुरक्षा हो गई, आप ये समझ लीजिए पूरे देश की सुरक्षा हो गई। सर, मैम, जो पश्चिम बंगाल में हाल ही में संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुआ था, आप उस पर क्या कहना चाहोगी? हम तो उस पर ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री थी और उसके जो है साम्राज्य में इस तरह की नशंस हरकतें जो भी हुई, जिस तरह से जो है वहाँ पे महिलाओं को जो है बंदी बना लिया जाता था और वहाँ वो जो है लेबर का काम करने जाती थी महिलाएं, और उनके साथ ही अच्छा तो तुमको काम चाहिए, अच्छा तो तुमको नौकरी चाहिए, आओ 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 मेरे ऑफिस में आ जाना तो तुमको हम देते हैं। ऑफिस में जा कर के एक दो नहीं, न जाने कितने लोग उस महिला के संग में रेप करते थे और क्या क्या कर, उसकी खिल्लियाँ भी उड़ाते थे, बहुत कुछ करा जाता था जी। कहने के लिए बहुत कुछ है, अगर ओपन कहो तो शायद हमको कहने में शर्म आएगी और लोगों को सुनने में शर्म आएगी। तो इसलिए जो है हम आपको ये बताएंगे कि सबसे बड़ी गलती वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी। वो ममता बनर्जी नहीं है, ममता मुल्ली है, ठीक है जी, जिसने जो है सर, आपका नाम? होते हुए देखा। मेरा नाम सुभाष पूनिया है। सर, आपको क्या लगता है मोदी की कार्यकाल में युवाओं को बेरोजगार है या नहीं है? बेरोजगारी शब्द है आदमी के दिमाग की उपज। जैसे अभी आप ही अपना काम कर रहे हो, रोजगार है कि बेरोजगारी है? रोजगार है ना। इसलिए जिसके पास स्किल है, जिसको काम करने की इच्छा शक्ति है, जो काम करना चाहता है, उसके लिए बेरोजगारी किसी ज़माने में नहीं थी। और जो अपने विपक्ष तो ये चिल्ला के बोल रहा है कि मोदी ने, जब मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि साल में युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उन्होंने ऐसा किया है नहीं किया है? किया है, क्यों नहीं किया है? आप बताओ, 2014 से पहले कितने यूट्यूबर थे, कितने सोशल मीडिया प्लेटफार्म थे, कितने स्वावलंबन के रोजगार थे। आज धोबी, छिपी, नाई, कुम्हार, कुम्भकार, इनको सबको लोन मिल रहा है ना, छोटे छोटे लोन मिल रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं, खुद भी रोजगार कर रहे हैं, एक आध को दे भी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है रोजगार बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने देश का सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हर तरह से विकास किया है। आज देश सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत है कि एक तरफ यूक्रेन का युद्ध होता है रशिया के साथ, विदेशी ताकतें क्या कहती हैं कि आपको पेट्रोल नहीं लेना वहाँ से, वो ठेंगा दिखाते हैं उनको कि मुझे पेट्रोल लेना है, और रशिया को ठेंगा दिखाते फ्रांस से हथियार लेते हैं। ये देश की ताकत, ये पहले नहीं थी। बेरोजगारी में मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी है वास्तव में, लेकिन उसके जड़ मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने जो महिला को सक्षम बनाया है, ये उसका कारण है कि जहाँ अगर कोई लड़का कहीं नौकरी मांगने जाए किसी प्राइवेट स्कूल में या कहीं, तो उसे कम से कम 15,000 रुपये महीना चाहिए, क्योंकि उसे घर चलाना है।
और महिला को घर चलाना नहीं है तो वो वहाँ नौकरी करती है 6,000 में। हर जगह जहाँ पुरुष की ज़रूरत थी वहाँ महिला फिट हो गई, इसलिए बेरोजगारी है। इसके लिए मैं मोदी जी को जिम्मेवार नहीं मानता। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? देखिए, जो बोला इनकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। और जो आप अभी पूछ रहे थे अंकल से कि आप कितने क्या क्या कारनामे की बात कर रहे हैं, जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी वो कर डाला, जिसकी सोच नहीं थी वो भी करने वाले हैं। ऐसे ही विकसित भारत को शिक्षित भारत बनाने का संकल्प लेकर ये कमल छाप सरकार। तो ये विकसित भारत हो रहा है? विकसित क्यों नहीं हो रहा? आज जब विदेशी ताकतें हमारे देश के सामने नतमस्तक हो रही है, जो अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र कहते थे, उसके राष्ट्र अध्यक्ष उसके लिए झुक रहे हैं, तो इस देश की तिरंगे की आन बान शान बढ़ रही है। पर विपक्ष तो ये नहीं मान रहा। दो विपक्ष 50 साल तक इस देश में बेरोजगारी, गरीबी के नाम पे खेलता रहा। उन्होंने 50 सालों में अच्छे कार्य न कर पाया, गति को बढ़ा नहीं पाया, तो आज उनको मलाल। अरे सत्ता चली गई, रस्सी के बल नीचे टूट गए, जले नहीं, अक्कड़ उतनी है। तो जनता ने 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल छाप सरकार और मोदी जी को प्रधानमंत्री पहली बार बनाया। उनकी कार्यशैली को देखकर दोबारा उससे ज़्यादा सीटें देकर प्रचंड बहुमत के साथ कमल छाप बटन दबाकर सत्ता दी। अब की बार जब जो बात कर रहे हैं, जो विपक्ष अपनी बातों को कभी भी गुमराह कर इसको कर रहा है, तो जनता जानती है। इस देश में 4 मजहब 36 बरादरी वास करती है। सबका प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, जल योजना, नल योजना और जो उज्जवल योजना, आप जो धारा 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक के मुद्दे, और जितने जहाँ तक सोच नहीं थी वहाँ तक रेलवे लाइन का ट्रैक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, धारा 370 का मुद्दा, और जो इतनी बात है विकसित की बात, स्टार्टअप योजना, मुद्रा लोन योजना, जितनी बहनों को आगे बढ़ाने का काम, आप जैसे स्किल को डेवलप करने का काम, जिनको मुद्रा तहत के लोन लेकर आगे बढ़ने का मौका दिया, तो ऐसी सरकार ने सबके साथ, सबके विकास के साथ कार्य किया, तो इस जनता ने अपना मन बनाया। सर, हम आपके पास अभी आएंगे। मैम, इस बार मोदी कौन सा मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? 370, राम मंदिर या फिर 3 तलाक? देखिए, 3 तलाक तो ऑलरेडी पहले ही वो मुद्दा हो चुका है, ठीक है जी। राम मंदिर बन चुका है, ठीक है। बाकी निर्माण चल रहा है, पब्लिक पैसा दे रही है और हो रहा है। और आपको उसके बाद आपने क्या कहा था? राम मंदिर और 370, धारा 370 अब शुरू होगा। धारा 370 ख़त्म हो गया। 370 के साथ 35 और 35A एक्ट भी वहाँ पे लागू था कश्मीर में। वो 35 और 35A एक्ट हटाया जाएगा, ठीक है जी। और पूर्णतः जो है कश्मीर आज़ाद होगा। और उसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि जहां इन्होंने ये कहा कि महिलाएं जो है 5,000 6,000 नौकरी, महिला पढ़ी लिखी महिला है, अगर वास्तविकता में हाईली एजुकेटेड है, वो नौकरी करना नापसंद कर देगी, ना कि जो है 5,000 और 6,000 में वहाँ जाके कलम घिसेगी या कुछ और घिसेगी, ठीक है। जब लड़के इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होंगे, 7वां 8वां पढ़ने के बाद लड़कों को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी है। अरे भाई, सरकारी नौकरी नहीं, तुम अपना कोई प्राइवेट काम कर लो। तो वो करना नहीं है तुम लोगों को तो बस ये सरकारी नौकरी करो और पेंशन मिलेगी आराम से। उनको अक्लमंदों को ये नहीं मालूम है कि 94 आखिरी वो साल था जिसकी उसमें एम्प्लॉयमेंट हुआ। उनको जो है आज की तारीख में जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन 94 के बाद जो भी अपॉइंट होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि विपक्ष ने अभी हाल ही में महिलाओं को लेकर 5 गारंटियां निकाली हैं, तो वहीं विपक्ष इसी के साथ ये कह रहा है कि मोदी ने जो अपनी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो आपको क्या लगता है, मोदी ने जो महिलाओं को लेकर वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं? देखिए, विपक्ष ने 70 साल में क्या किया था, पहले विपक्ष यही बता दे। विपक्ष ये भी बता दे कि जो है कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेसियों के साथ ही नहीं कुछ किया, कांग्रेसियों के फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं कुछ किया है, तो वो दूसरे के लिए क्या करेंगे? वो तो दूसरे में जो है उंगली अड़ाना जानते हैं। लेकिन रही बात मोदी की, मैं खुद हूँ, मान लीजिए अगर मुझे कहीं पे बिठाया जाता है या मैं किसी ऑफिस में जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं फाइलें उठा करके देखूँगी सारी, मुझे किन पे काम करना है, क्या करना है, मुझे क्या फाइलें हैं, क्या फाइलों में मुझे क्या नोटिंग डालनी है, और हमारे अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, हम उसमें
मुसलमानों के केस में तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अपोज कर दिया था, याद है वो? कैसे नहीं याद है आपको? तो आप महिलाओं की बात ही मत कीजिए कांग्रेस के साथ में, वो दरिंदे लोग हैं, उनकी बातें करना बेकार है। उन्होंने इस देश को बहुत बर्बाद किया, आप नहीं करने देंगे। वो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। आप ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस आए ही ना सत्ता में? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन सबको जेल में होना चाहिए, क्योंकि डिजर्व करते हैं जेल ही वो। समझे? आंसर मिल गया? मैम आप बताइए। तो देखिए, अब जो है पहले उन फाइलों को हमको देखना पड़े, देखने के बाद में हम डिपार्टमेंट वाइज सारा देखें, उसके बाद मुझे क्या नोटिंग किस डिपार्टमेंट को करनी है, किसको करनी है, वो उस हिसाब, उसमें लगता है समय। एक रात में नहीं होता कि वो जादुई चिराग है जो उसको मैंने रगड़ दिया और जो है सारा वो हो गया। रही बात, भैया आप CAA को लेकर क्या बोलोगे? मैं उसके सपोर्ट में हूँ। CAA, NRC, पर विपक्ष तो ये बोल रहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो CAA को हटा देंगे। दिग्विजय सिंह ने जब कसाब मुंबई के अंदर आया था, दिग्विजय सिंह ने अगर वो जिंदा नहीं पकड़ाया था, दिग्विजय सिंह कौन था? कांग्रेस का मंत्री था। उसने उस कसाब जो मुसलमान था, पाकिस्तान से आया था, उसको हिंदू बनाने की कोशिश की थी और किताब लिखवा रहा था महेश भट्ट के साथ खड़े होकर, हिंदू टेरर। याद है आपको? तो ये उनकी असली चरित्र है, ये उनका असली औकात है। किनकी? कांग्रेसियों की। और वो CAA इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहते हैं CAA को, क्योंकि अगर वो रहेगा तो वो मुस्लिम आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से आते हैं, उनको यहाँ घुसा नहीं पाएंगे। इसलिए वो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। जो भी देश भारत को तोड़ना चाहेगा, वो हर आदमी किसके साथ खड़ा होगा? जो JNU की जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग होती है, उसके साथ खड़ा रहेगा वो। ठीक है? चाहे हमारे JNU के अंदर जब लिख दिया था ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वो उसके साथ खड़ा रहेगा। सारे के सारे जितने भी हावर्ड जैसे जो चंद्रचूड़ हैं, उसका बेटा है, जितने भी हैं, वो सारे के सारे सिर्फ एक ही काम चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत को तोड़ा जाए। अभी भारत को तोड़ने की कोशिश किस नाम पे हो रही थी? सेम सेक्स मैरिज के नाम पे हो रही थी, जो हेरिंग चल रही थी। वो बेवकूफ़, वो गधा, जाहिल चंद्रचूड़ क्या बोल रहा था? देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ जेनिटल मैन और वुमेन। वो अनपढ़ जाहिल साइंस पढ़ के नहीं आया क्या? 10वीं क्लास में क्या पढ़ाते हैं? वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? उससे क्या डिसाइड होता है कि लड़का होगी क्या लड़की होगी? उस जाहिल को इतना ही नहीं पता है। ये सारा का सारा जेंडर फ्लूइडिटी का गेम है जो अमेरिका में चल रहा है। उसी गेम को हार्वर्ड जो चंद्रचूड़ है वो यहाँ लाना चाह रहा है, कांग्रेस के थ्रू लाना चाह रहा है। उसका बेटा भी यही बकवास कर रहा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ ब्रेकिंग एरिया फोर्सेस की एक गेम है, जो इस्लामिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, क्रिश्चियनिस्ट हैं, उन सबका गेम है भारत को बर्बाद करने का। विपक्ष बोल रहा है कि केंद्र सरकार CAA लेके आया, ये केंद्र सरकार की रणनीति है। अरे भाई, रणनीति है तो तुम भी बना लेते ऐसी रणनीति। अब तुम्हें लात मार के निकाल दिया है तो एक टाइम पे इनके पास भी वो पावर थी। बिल्कुल थी, लेकिन इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है मुंबई के अंदर 2008 के बम धमाके करवाने में, दाऊद जैसे इंसान को आतंकवादी बनाने में। इंदिरा गांधी ने किसको पैदा किया? भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने पैदा किया। तो इन्होंने जो भी कुछ किया है सिर्फ आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए, नक्सलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए किया है। और अब हम इन जैसे आतंकवादी समर्थकों को भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठने देंगे। और राहुल गांधी जैसे कार्टून को तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। उसको तो जेल में सड़ सड़ के मरना है। उसका परनाना नेहरू क्या कहता था? उसने खुद माउंटबेटन को लेटर लिख के दिया था कि भारत को कितने टुकड़ों में तुम्हें तोड़ना चाहिए और कैसे तोड़ना चाहिए। ये उसने खुद लेटर लिख के दिया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो, अभी एक किताब आई है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। इस किताब को पढ़ लेना, उस किताब में सारे एविडेंस दिए हुए हैं, सारे के सारे, उसको पढ़ लेना। उसमें खुद नेहरू ने एविडेंस दिए, लेटर लिख के पूरा 40 से 50 पेज का लेटर है उसका, पूरी एक छोटी सी हैंडबुक है नेहरू की। उसमें ये बता रहा है, माउंटबेटन को बता रहा है कि किस तरह से जैसे पाकिस्तान को अलग करवाया, वैसे ही कितने और टुकड़े किए जा सकते हैं भारत के। खुद नेहरू प्लान बता रहा है। सर आप CAA को लेकर क्या बोलोगे? CAA लागू होना चाहिए, इसमें क्या शक है भाई? अगर बाहर से आकर रोहिंग्या देश में बच सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं बच सकता? सिख क्यों नहीं बच सकते? बाकी और क्यों नहीं बच विपक्ष तो बोल रहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को भड़का रही है। देखिए, विपक्ष हो गया आजकल बेरोजगार। विपक्ष को तो केवल बकवास करनी है, इनकी बकवास पे ध्यान कोई नहीं देना। CAA के सब पक्ष में है और ये लागू होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपने यहाँ की जनता की राय तो जान ही ली होगी। फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहिए E29 भारत। नमस्कार।